At one point, the RTI Act of India was placed at number 2 in global rankings. मतलब ये माना गया था कि विश्व में सबसे अच्छे कानूनों में ये है। हमारे देश में हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगती है कि पिछले 10-11 साल में तो इस कानून के ऊपर इतने प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि सरकार समझ गई है, सरकारें समझ गई हैं कि ये सूचना का अधिकार कानून तो हमारे हाथ से ताकत लेकर लोगों के हाथ में दे रहा है। मई 2014 से आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, एक भी कमिश्नर की नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तब तक नहीं हुई जब तक हम लोग किसी कोर्ट में नहीं गए। आज जो केंद्र में सरकार बैठी है वो तो सबसे ज्यादा हमें लग रहा है कि डरती है। जिस तरीके से वो सूचना के अधिकार को बार बार अमेंड कर रहे हैं, जिस तरह से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि जवाबदेही से भाग रहे हैं, लोगों के सवालों से भाग रहे हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 साल हो गया आरटीआई को आए हुए। 2005 में ये लागू हुआ था और उस समय से लेकर आज तक अगर हम कहें तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट सिर्फ आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स पे हुए हैं। उनमें से एक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर आपको याद हो, मैं आई एम श्योर मेरी जो व्यूअर्स है यहाँ पर ज्यादातर मुझे इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले इशू पर मुझे फॉलो किया था। तो आप सबको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो दस्तावेज मिले थे आरटीआई के जरिए, जो कि आरबीआई से रिलेटेड था, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था, वो सारे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ये प्रूव करते थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के अगेंस्ट थे और उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आरटीआई का जो पावर है वो इस कदर है कि अगर कोई भी चीज है आपको डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के थ्रू बताना हो और जो कि डिस्प्यूटेबल ना हो और एविडेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में माना जाए, तो आरटीआई एक बहुत ही बड़ा टूल है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो इसका इस्तेमाल सालों से करते आए हैं और सक्सेसफुली इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आरटीआई के अमेंडमेंट्स ने इसे कमजोर कर दिया है। तो मेरे साथ आज जुड़ रही है अंजलि भारद्वाज जी, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और सालों से आरटीआई पर काम भी कर रही है, सूचना के अधिकार पर काम कर रही है। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि ये उनमें से है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी कई सारे आरटीआई लगाए और इनकी डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट किया गया। तो सो थैंक यू सो मच अंजलि जी जुड़ने के लिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ पूनम। ऑल बधाई हो, 20 साल हो गए आरटीआई हमारे देश में है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी का हक जिसे हम कहते हैं, हम सबके पास है और आपने, आपकी टीम ने इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो मेरा पहला सवाल ही ये है, अगर हम सूचना के अधिकार के बारे में बात करें तो पिछले 20 साल में जो बदलाव या अमेंडमेंट्स हुए हैं और किसी ना किसी तरह से इसे थोड़ा कमजोर भी कर दिया गया है, उस पर अगर आप थोड़े हमें डिटेल्स में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आज के समय में। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। और आरटीआई कानून को आए हुए 20 साल हो गए हैं। मुझे याद है कि जब इस कानून की मांग हो रही थी, उस समय पर पूरे देश में लगातार लोग ये बात करते थे कि अगर सूचना नहीं है तो हमारे मौलिक अधिकार भी हमें नहीं मिल रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने 1970 से लेकर बहुत सारी जजमेंट्स दी, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करता है। आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास सूचना नहीं होगी तो हम अपने थॉट्स कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे रियलाइज करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे होगा, जर्नलिस्ट अपना काम कैसे करेंगे, सिटीजन्स आवाज कैसे उठाएंगे। और इसलिए ये तो बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, ये जब 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तभी से हमारे पास ये मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है, इसको लेने के लिए
इसे सूचना हासिल करने के लिए बहुत तकलीफें होती थी, और एक कानून की जरूरत थी, एक ढांचे की जरूरत थी जिससे कि सूचनाएं सही से लोगों को मिल सके। और कितना समय लगेगा जब आप आरटीआई एप्लीकेशन डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जाके डाल दिया कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, उसके बाद आपको 10 साल के बाद कहेंगे कि सूचना दे रहे हैं। तो सारी चीजें, कब सूचना मिलनी चाहिए, कितने समय में, किससे हम सूचना मांगे, क्या सूचना मिल सकती है और क्या एग्जेम्प्ट है, क्या नहीं ले सकते, ये भी सब। और जो कानून आया 2005 में, वो क्योंकि एक लंबे लोगों के संघर्ष के बाद आया वो कानून। और मुझे याद है जब वो ड्राफ्ट हो रहा था, कानून, हम लोग सब उसमें जुड़े हुए थे, तो बहुत सारी नुएंसेस के ऊपर भी डिस्कशन हो रही थी कि प्रिवेसी की प्रोटेक्शन करनी है तो कैसे की जाए, जिससे कि लोगों को उनका अधिकार सूचना का भी मिले पर निजता का अधिकार भी प्रभावित नहीं हो। तो इस तरीके की सब ड्राफ्टिंग में बहुत सोच लगी। और 2005 में जब ये कानून देश में लागू हुआ तो ये विश्व का सबसे अच्छा कानून माना गया था। एट वन पॉइंट द आरटीआई एक्ट ऑफ इंडिया वाज प्लेस्ड एट नंबर 2 इन ग्लोबल रैंकिंग्स। मतलब ये माना गया था कि विश्व में सबसे अच्छे कानूनों में ये है। और इसका बहुत जम के इस्तेमाल हुआ, लोगों ने आरटीआई एक्ट की मांग तो की, पर उसके बाद कई बार कानून आते हैं और उसे लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोगों ने इसका बहुत जम के इस्तेमाल किया। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करी, उसी तरह से तमाम चीजों में लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई हैं। हमारे देश में हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई जर्नलिस्ट लगा रहे हैं, कोई एकेडमिक लगा रहे हैं, लॉयर लगा रहे हैं। ये देश के चप्पे चप्पे में रहने वाले लोग, जो कि ये समझ गए हैं कि उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी सड़कें टूटी होंगी जब तक उनके पास सूचना नहीं होगी, ये सूचना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकार लेने के लिए। साथ ही में हाईएस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री को अकाउंटेबल ठहराने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये लगता है कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, जुडिशल करप्शन, तो लोग सूचना के अधिकार में उन्होंने एप्लीकेशन लगा के ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज की हमें ब्यौरा दीजिए, जिससे कि हम जान पाए कि ऐसा तो नहीं है कि उनके एसेट्स आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, जिससे मालूम पड़े अगर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई गई हैं। एप्लीकेशंस लगाई गई हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। आप पीएम केयर्स का देखिए, लोग लगातार एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई आपने इतना बड़ा फंड शुरू करा, आप बताइए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है। जब सूचना नहीं भी मिलती, उससे भी लोगों को बहुत सूचना मिल जाती है कि भाई छुपाने की कोशिश हो रही है कहीं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे केस में जहां पर लोगों को सूचना मिली, उससे तो बहुत इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने जजमेंट दी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी चीज की तो जगह ही नहीं है देश में, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन ऑफ पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन है। एंड पूनम, आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल करप्शन स्कैम इन इंडिया जो कि पिछले 20 साल में निकला है जो बिना आरटीआई के उजागर हुआ हो। आप व्यापम को देखिए, जो इतना बड़ा स्कैम हमारे देश में हुआ हो रहा था, जिसमें कि 40 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये उजागर कर रहे थे कि कैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल एग्जाम्स में, टीचर्स के एग्जाम्स में घोटाला हो रहा है। इसे भी आरटीआई के थ्रू निकाला गया। आदर्श हाउसिंग स्कैम जो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें वॉर विडोज के लिए घर बनाए गए थे, पर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने वो घर ले लिए, उसका भी खुलासा आरटीआई से हुआ। हाईवेज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जब भी कोई कानून इतने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है, सरकारों को और जो सत्ता में बैठे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्हें ये गवारा नहीं होता। और हमने देखा है कि पिछले 10-11 साल में तो इस कानून के ऊपर इतने प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि सरकार समझ गई है, सरकारें समझ गई हैं कि ये सूचना का अधिकार कानून तो हमारे हाथ से ताकत लेकर लोगों के हाथ में दे रहा है। पहले क्या होता था हमारे देश में, भाई फ्रीडम तो मिल गई, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। तो लोग
जान ही नहीं पाते थे कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, आरबीआई क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। आज कुछ भी होता है, लोग कलम उठा के आरटीआई एप्लीकेशन लगा देते हैं और सूचनाएं निकाल लेते हैं, विच इज सो इनकन्वीनियंट फॉर पीपल इन पावर। अगर आप सरकार में बैठे लोगों से पूछे तो वो कहेंगे भाई कोई भी आके सवाल पूछने लग जाता है हमसे, ये क्या मतलब है। क्योंकि उनकी मंशा जो है, माइंडसेट है, वो यही है कि भाई हम पावरफुल हैं, हम सत्ताधारी हैं, तो लोग क्यों सूचनाएं ले पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बार बार आरटीआई एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। पिछले 6 साल में 2 बार आरटीआई एक्ट की अमेंडमेंट हो चुकी है। एक बार जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, जो सूचना आयुक्त हैं, उनकी जो सैलरीज, जो उनकी पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और उनका कार्यकाल, टेन्योर, इसी को कंट्रोल कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को डरा धमकाने का एक काम हो सके। आप ये सोचिए कि इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए थे सूचना के अधिकार कानून में, और बहुत बहुत सोच के उनकी पूरी भूमिका तय की गई थी। उनका काम है कि अगर उन्हें लोगों को सूचना ना मिले, वो कमीशंस में अपील डाल सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं, और कमिश्नर्स के पास पावर है कि वो डायरेक्ट करें कि आप सूचना दीजिए। और साथ ही में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सूचना छुपा रहे हैं, उनके ऊपर वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो सरकारों को ये समझ में आ गया कि ये तो बड़ी तकलीफ की बात है, हम सूचना नहीं देते और लोग कमीशन के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सूचना दिलवा देते हैं। आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री की जो डिग्री का मामला है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बार बार सूचना देने से मना किया। तो फिर जो एप्लीकेंट थे, आरटीआई एप्लीकेंट, वो पहुंच गए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और कमिश्नर ने कहा नहीं, ये तो सूचना आपको देनी होगी, और उस कारण से उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो सरकारों में ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम तो सूचना नहीं देते आरटीआई एप्लीकेशन में कई बार, लेकिन ये आयोग हमें मजबूर करते हैं। तो आयोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और 2019 में पहला अमेंडमेंट लाया गया आरटीआई एक्ट को, जिसमें केंद्र सरकार ने अपने पास पावर रख लिया है कि टेन्योर, सैलरीज, पेंशन्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द कंट्री, नॉट जस्ट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केरल में भी बैठे हुए इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सब कुछ तय करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि कमिश्नर्स को ये डर रहे, उनके सर पे तलवार लटकती रहे कि अगर हमने कोई ऐसी सूचना दे दी जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो हमारी पेंशन बंद हो सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट आया, ये बहुत ही घातक अमेंडमेंट है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अब जो कमीशंस हैं, उनका काम कई जगह पर ढीला पड़ता जा रहा है इंक्रीजिंगली। दूसरी अमेंडमेंट आई 2023 में, जिसमें कि सरकार ने अब ये कह दिया है, ये बिल लेके आए जिसे पास करा दिया पार्लियामेंट में, जिस समय पे कोई ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स नहीं बैठे थे, हार्डली एनी बैठे थे पार्लियामेंट में, जो कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के थ्रू आया है। तो डेटा प्रोटेक्शन कानून अगस्त 2023 में पारित हुआ, और उसमें आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। अब आप ये बताइए पूनम, कि अगर आप जैसे जर्नलिस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डेटा चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। और अब अगर ये कहा जाएगा कि ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें तो किसी न किसी की जो पर्सनल व्यक्तिगत सूचना है वो छुपी है, नाम है, पता है, कंपनी का नाम है, ये सब कुछ तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे, तो क्या फायदा रह जाएगा इस कानून का। और यही सरकार ने किया है। ये पूरा जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, जिसके थ्रू आरटीआई को अमेंड किया गया है, हम कह रहे हैं ये डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून है। क्योंकि हम लोग जब भ्रष्टाचार होते देखते हैं कि सड़क बनी और पहली बारिश में टूट गई, तो सबसे पहली आरटीआई यही लगाते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम दीजिए, कि कौन कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए और सड़क पहली बारिश में टूट गई। उन अधिकारी का नाम दीजिए जिन्होंने जाकर बकायदा वहां पर इंस्पेक्शन करी और पैसे रिलीज कर दिए। भाई दैट इज द ओनली वे टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी।
अब ये कहा जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून जैसे ही लागू होगा, क्योंकि अभी लागू होने वाला है ये कानून, आरटीआई एक्ट भी अमेंड हो जाएगा और आप ये कोई सूचना नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाम तो व्यक्तिगत सूचना है, नाम तो पर्सनल सूचना है। अब लोग सूचना मांगते हैं आरटीआई एक्ट में, जो हम बात कर रहे थे, कि आप बताइए कि ये कौन पूंजीपति हैं जो कि पैसा लेके फरार हो जाते हैं, इतने अरबों के लोन लेते हैं, विलफुल डिफॉल्ट करते हैं और भाग जाते हैं। उनकी लिस्ट दीजिए, कितना पैसा लेके वो भागे ये बताइए। वो कहते हैं कि हम, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब हमने जाके फाइनली लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट से निकलवाई सूचना, जब आरटीआई में ये नहीं दे रहे थे सूचना को, तो अब ये कहा जाएगा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून हो गया, आप नाम कैसे पूछ सकते हैं? तो मतलब ये तो भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने का कानून सरकार लेके आई है, आरटीआई एक्ट को खत्म करने का कानून लेके आई है। तो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके थ्रू आज आरटीआई एक्ट कमजोर कर दिया गया है। मैम, एक चीज जो आपने बताया अंजलि जी कि स्पेशली 2019 में ये जो अमेंडमेंट आया, तो उसके पीछे कोई कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, कोई स्पेसिफिक रीजन के कारण ये अमेंडमेंट आया? क्योंकि अगर जयराम रमेश जी जो कि ऑपोजिशन पार्टी में हैं, उन्होंने एक एलिगेशन ये भी लगाया है कि ये खास तौर पे इसलिए लाया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वो जो सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन, जो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मांग की गई थी यूनिवर्सिटी से, तो उसके कारण ये अमेंडमेंट किया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन है इसके बीच में, या सरकार बस सूचना नहीं शेयर करना चाहती इसीलिए ये अमेंडमेंट्स ला रही है? देखिए पूनम, जब तक कि सरकार लिखित में कुछ ना दे, तो एग्जैक्ट कह पाना कि यही हुआ था बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि सरकार को इंफॉर्मेशन शेयर करने से तकलीफ हो रही है, और कई बात जो सूचना मांगी जाती है वो हाईएस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री के बारे में मांगी जाती है। तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने इंटरवीन किया था इस मामले में इन द हाई कोर्ट, जहां पर कि प्रधानमंत्री की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में सूचना मांगी गई थी। मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ, क्योंकि आपने इसको मेंशन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अब बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई हम वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूं। तो क्या वास्तव में ऐसा है? पर सूचना नहीं सही से मिल पा रही थी, तो एक आरटीआई एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि 1978 में जिसने भी ग्रेजुएट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन सबके नाम मुझे बता दीजिए। अब इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो भी कोई ग्रेजुएट करते हैं वो तो बड़ी शान की बात है कि हमने ग्रेजुएट किया। तो इसमें क्या प्रिवेसी का हनन है? आपने, मैंने, जिन लोगों ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं और से पढ़ाई करी होगी, वो यूनिवर्सिटीज इन एनी के सब ग्रेजुएट्स के नाम तो बता ही देती हैं, वो तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है ओपन। अब उन्होंने ये सवाल पूछ लिया तो बवाल मच गया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है ये तो आप लोगों की सूचना कैसे मांग सकते हैं, ये तो प्रिवेसी का हनन हो जाएगा, हम नहीं देंगे आपको सूचना, आरटीआई एक्ट ही खराब है, और ये सब कहने लग गए। तो वो सज्जन जो थे वो जाकर इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचे। वहां पर प्रोफेसर आचार्युलू इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। उन्होंने कहा भाई ये तो बेकार बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो सूचना देनी चाहिए। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा गया कि आप सूचना दीजिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सूचना देने की बजाय, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात मानने की बजाय, तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए कि नहीं, हम ये सूचना नहीं देंगे। भाई 1978 में ऐसा क्या हो गया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम सूचना नहीं देंगे? आगे के पीछे के सब रिकॉर्ड देने को राजी हैं, आप 1978 का अच्छा, नहीं सिर्फ देते? उसी साल का नहीं देने को राजी उन्होंने कहा, आप? देखिए ओपन कॉन्वोकेशन होती है पूनम। हम्म, अभी भी आप जाएंगी तो जब डिग्री दी जाती है ग्रेजुएट हाँ स्टूडेंट हाँ को, बिल्कुल। तो दूरदर्शन पे उसका टेलीकास्ट होता है। क्या, व्हाट इज सो प्राइवेट एंड सीक्रेट अबाउट इट? तो ये आप देखिए कि जो कमिश्नर थे जिन्होंने ये कहा कि सूचना दे दीजिए, उनसे उसी दिन जब उनका ऑर्डर पब्लिक हुआ, उनसे सारा काम हटाकर उनको केवल एक
मिनिस्ट्री में कहा कि आप ये देखेंगे, आप बाकी काम देखेंगे ही नहीं कमीशन में। इट वाज लाइक अ पनिशमेंट दैट वाज गिवन टू हिम। ये कौन तो से साल की बात है मैम? ये 2017 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओके। जो जब कमीशन ने ये दिया था ऑर्डर। अब आप ये देखिए कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो गया। दूसरी चीज, लोग सूचना क्या मांग रहे हैं? लोग सूचना मांग रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भी कई बार लोगों को जाना पड़ता है कमीशन तक। लोग सूचना मांग रहे हैं पीएम केयर्स के बारे में, फिर लोगों को जाना पड़ रहा है इंफॉर्मेशन कमीशन तक। अब अगर आप देखें कि क्या क्या मामले रहे हैं, जब लोगों ने आरबीआई से बोला कि आप हमें बताइए कि कौन लोग हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट दे दीजिए हमें, जो बैंक्स के पैसे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहां पे आपका हमारा पैसा जमा होता है, वो लेके अरबों रुपए भाग गए। तो आरबीआई ने कहा दिस इज फिड्यूशियरी, हम नहीं देंगे। तब फिर मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में पहुंचा। वहां पर कमिश्नर उस समय पे शैलेश गांधी थे। उन्होंने मामला सुना। उन्होंने कहा भाई इसमें क्या फिड्यूशियरी है? आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने लोग हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो भाग गए देश से, हमारा इतना नुकसान हुआ, तो आप क्यों नहीं बताएंगे? इसमें तो जनहित है। वाई शुड यू नॉट टेल? अगेन दैट मैटर वेंट अप टू द हाई कोर्ट, अगेन दैट मैटर वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दे दीजिए सूचना, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। एंड दैट्स व्हेन द इंफॉर्मेशन केम आउट। तो यू सी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैम एक चीज यहाँ पर आपसे मैं मुझे, कुछ लोग नहीं जानते आरटीआई का प्रोसेस क्या होता है, तो जैसे जस्ट व्यूअर्स के लिए आप प्लीज उसमें ऐड ऑन भी करिएगा कि आरटीआई एप्लीकेशन पहले तो मंत्रालय या कंसर्न डिपार्टमेंट में हम पहले एप्लीकेशन लगाते, फिर वो फर्स्ट अपील में उसी मंत्रालय में किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, फिर उसके बाद सेकेंड अपील में ये इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाता एब्सोल्युटली। है। तो ये प्रोसेस है। कि तो अगर आपको सूचना नहीं मिली तो हम्म, आपको कुछ अपील तो होनी चाहिए ना। तो हाँ पहली अपील तो विभाग में ही है, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। हाँ। सेकंड अपील कमीशन में होनी थी, जो कि इंडिपेंडेंट अपील होनी थी, और वो बहुत पावरफुली चल रही थी। जैसा कि आपने, मैंने अभी शेयर किया, आपने भी कुछ एग्जाम्पल्स बताए, वो बड़ी इंडिपेंडेंटली कमीशंस काम कर रहे थे अपना। तो मैम आपकी टीम ने एक रिपोर्ट भी आप लोगों ने दिया है आईसी के, सीआईसी के वैकेंसीज के ऊपर, तो अगर आप थोड़ा सा जिस्ट में बताएं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत ही ग्लेरिंग है, जैसे कि आपने कितने सारे पेंडिंग केसेस आपने बताए कि अपील्स, आपने एक जो फिगर मैं आपको बता दे रही हूँ कि 2,41,751 appeals and complaints were registered in July 2024 between that period and June 2025। तो ये 27 कमीशंस में फाइल हुए थे अलग अलग इंफॉर्मेशन। तो एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो है बैकलॉग्स की, यानी कि पेंडिंग केसेस। तो आप लोगों के डेटा के हिसाब से तो कुछ स्टेट में तो 20-20 साल तक वो मैटर ही नहीं आएगा क्योंकि वैकेंसीज पड़े हैं। तो हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन अगर हम सीआईसी की बात करें वैकेंसीज को लेकर? जानबूझ के नहीं भर्ती हो रही? बिल्कुल जानबूझ के भर्ती नहीं हो रही नील। मैं तो ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि आप ये देखिए, सूचना के अधिकार कानून में लिखा है कि एक चीफ और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए हर कमीशन में। और कितने कमिश्नर्स होने चाहिए शुड बी डिसाइडेड ऑन द वर्कलोड, कि कितने केसेस आ रहे हैं। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसकी आप बात कर रही हैं, वहां पर तो पूरे देश भर से लोग आरटीआई एप्लीकेशन, जब उनको सूचना नहीं मिलती तो आते हैं अपील और कंप्लेंट करने के लिए। तो उसमें तो 11 के 11 कमिश्नर्स की जरूरत है। अब आप देखिए, ये रिकॉर्ड है पूनम, कि पिछले 11 साल में मई 2014 से आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, एक भी कमिश्नर की नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तब तक नहीं हुई जब तक हम लोग किसी कोर्ट में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है कि नियुक्ति कर दीजिए। जब तक कोर्ट नहीं जाया जाता एक भी नियुक्ति, इट्स अ रिकॉर्ड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब कमीशन में कमिश्नर्स की नियुक्ति कैसे होती है? एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए है।
प्रधानमंत्री, एक मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनकी एक सिलेक्शन कमेटी है और इनको बैठकर चुनना होता है कि कौन बनेंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती। जब तक कोर्ट के पास ना जाया जाए, मीटिंग ही नहीं बुलाते टू सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, क्योंकि कहीं पर यह मंशा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ही नहीं नियुक्त करेंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन काम ही नहीं करेगा ठीक से, तो फिर कौन आपको कहेगा कि आप अपनी डिग्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए? कौन आपको कहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए? विलफुल लोन डिफॉल्टर के पूंजीपतियों के नाम बताइए। तो ये जो सिस्टम है ये हमें साफ नजर आ रहा है। और जो आपने कहा रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस है, ये हम लोग सतर्क नागरिक संगठन में हर साल निकालते हैं। 2018 से हम निकाल रहे हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन कमीशन जो हमारे देश में है, एक सेंट्रल लेवल पे है और 28 स्टेट लेवल पे है। हम सभी का डेटा इकट्ठा करते हैं, कितने कमिश्नर्स हैं हर एक जगह पर, कितनी उनके पास अपीलें आई, शिकायतें आई, और कितनों का उन्होंने निपटारा किया, और कितने बैकलॉग है, क्या पेंडिंग केसेस है, और उसके हिसाब से कितना टाइम उन्हें लगेगा अगर वो केस का निपटारा करेंगे। तो ये हम सारी चीजें देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कितनी पेनल्टी लगा रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये सब सूचना जो है हमने अभी निकाली है रिसेंटली रिपोर्ट में, और उसमें अगर आप देखें साफ नजर आ रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई चीफ नहीं है अभी। इट इज हेडलेस। अब आप सोचिए कि मतलब ये तो ऐसा हो रहा है ना कि कोर्ट है लेकिन कोर्ट में जजेस नहीं है, चीफ जस्टिस ही नहीं है। तो उसी तरह से ये तो आरटीआई का कोर्ट है, यहाँ पर अब कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो गई। सबको पता था, हम सबको मालूम था कि वो किस डेट पे रिटायर करेंगे, सरकार को भी मालूम था, लेकिन नियुक्ति के लिए जो मीटिंग थी वो नहीं बुलाई गई और उनकी नियुक्ति नहीं की। तो अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन खाली पड़ा है चीफ की पोस्ट, और बाकी जो कमिश्नर्स हैं 10 होने चाहिए थे, उसमें से केवल 2 हैं। तो आप ये सोचिए कि आप और हम अब अगर जाकर केसेस दर्ज करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो सुनवाई कौन करेगा? वहां पर अभी 28,000 मामले लंबित हैं। और ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 28 ऐसा नहीं है केवल 28,000 लोग वेट कर रहे हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एक ऐसा सिस्टम निकाल लिया गया है कि वो हर एक जो शिकायत और अपील आती है उसको देखकर वो ऑलमोस्ट 40% केसेस को वापस कर देते हैं कि इसमें तो डिफेक्ट है, हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो बेचारे जो लोग वहां पर भेज रहे हैं उन्हें कहा जाता है आपने पेज नंबर नहीं लिखा, आपने इंडेक्स नहीं लिखा, इसलिए आप चले जाइए। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो लाखों की पेंडेंसी होगी इंफॉर्मेशन का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। पेपर पे उन्होंने 28,000 की दिखा रखी है, लेकिन आपने 2 कमिश्नर रखे हैं, तो मजाक बना दिया गया है कानून का। आप ये सोचिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बैठे, तो क्या होगा फिर तो सुनवाई नहीं होगी केसेस की। केसेस तारीख पे तारीख, जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे वेट करी जाइए आप। इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। तो ये हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि केवल ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं हो रहा, बाकी जगह पे भी सरकारें ये बहुत जल्दी ट्रिक समझ गई, अब वो भी यही कर रहे हैं। तो आप स्टेट्स में देखिए तो कई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन खाली पड़े रहते हैं। अब झारखंड में एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है पिछले 5 साल में। और सुप्रीम कोर्ट में हम जब ये मामला लेके गए बाकी सब कमिशंस के साथ में, तो झारखंड की सरकार ने कहा कि हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही करार नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मीटिंग ही नहीं होने दे रहे हैं वो। और वहां पर ऑपोजिशन पार्टी फिर बीजेपी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ आप कर दीजिए। 5 साल से वो कमीशन खाली पड़ा है। तो मतलब अगर किसी को सूचना नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, किसी का डर ही नहीं है। क्योंकि क्या काम है इंफॉर्मेशन कमीशन का? उनका काम है आपको सूचना नहीं मिली तो सरकार को फटकार लगा दीजिए कि आप सूचना दीजिए। आप सरकारी अधिकारी पे 25,000 रुपए की फाइन लगाइए, जो कि उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा, वो डरते हैं उस बात से। आप उनसे उनको पेनल्टी लगाइए, दंड दीजिए। अब कोई कमिश्नर ही नहीं है,
वो कुछ काम ही नहीं करेंगे, ना डायरेक्ट करेंगे कि आप सूचना दीजिए, तो जो अधिकारी हैं वो सोच रहे हैं हम क्यों दे सूचना, क्या जरूरत है सूचना देने की। तो आरटीआई एक्ट को तो खत्म किया जा रहा है इस तरीके से, बाय नॉट अपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। एंड दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री। 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स डिफंक्ट पड़े थे पिछले 1 साल में, हमारी स्टडी ये दिखा रही है। और ये दिखा रही है कि किस तरीके से केसेस पेंडिंग है। अगर आप देखें, टोटल 4,10,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं देश में, कमीशंस के अंदर। भाई लोग सूचना मांग रहे हैं। चलिए कोई लोग तो हाई लेवल की सूचना मांग रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या सूचना मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो स्कूल है वहां पर मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा, क्यों, बता दीजिए किसका काम था। आप वो सूचना नहीं देंगे। कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे की स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो नहीं मिल रही है, वो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहा है। तो अब पेंडेंसी, क्योंकि सरकार तो दे रही नहीं है सूचना, लोग कमीशन जा रहे हैं, वहां पे पेंडेंसी है, तो उनको सालों साल लग रहे हैं कि आप वेट करिए। कि मतलब ये तो कानूनी सिस्टम ना हो गया इस देश का, क्या हो गया कि आप वेट करते रहिए, तो 6 साल बाद आपकी टर्न आएगी, आपको पता चलेगा आपकी स्कॉलरशिप उस कारण से रुक गई थी। तो आपका बच्चा कोई 6 साल पहले जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, उसका क्या पढ़ाई हुई, वो कैसे पढ़ पाएगा। तो आपके लिए तो वो सूचना बेकार हो गई। पेंशन है किसी वृद्ध व्यक्ति की, उनको नहीं मिल रही, वो सूचना मांग रहे मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही, कारण बता दीजिए मुझे, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। नहीं मिल रहे, वो कमीशन जा रहे हैं। ऐसे हम इतने केसेस जानते हैं जहां पर कमीशन में वो केस पड़ा रहता है क्योंकि कमिश्नर नहीं है। और जब सुनवाई होती है तब तक वो पेंशनर की डेथ हो चुकी होती है। कम से कम 4 या 5 केसेस तो मेरे सामने हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जहां पे पेंशनर है डाइड बिफोर द कमीशन कुड पास एन ऑर्डर। और उन्होंने कहा ये कैसे बंद कर दिया आपने, सूचना कैसे नहीं दी, लेकिन तब तक दैट पर्सन हैड डाइड। सो मतलब दिस इज ग्रोस इनजस्टिस। और ये हम होते हुए देख रहे हैं, केस आफ्टर केस इन इंफॉर्मेशन कमीशन इन आर कंट्री। गवर्नमेंट समझ गई है कि सूचना का अधिकार है सवाल पूछने का अधिकार, और सवालों से सरकारें डरती हैं। आज जो केंद्र में सरकार बैठी है वो तो सबसे ज्यादा हमें लग रहा है कि डरती है, जिस तरीके से वो सूचना के अधिकार को बार बार अमेंड कर रहे हैं, जिस तरह से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि जवाबदेही से भाग रहे हैं, लोगों के सवालों से भाग रहे हैं। यही हो रहा है क्योंकि सूचना के अधिकार का यही मतलब है और यही ताकत है कि लोकतंत्र में आप सवाल पूछ सकें सरकारों से। और आपकी टीम ने, आपने वो इलेक्शन रिलेटेड बिहार एसआईआर पे भी, जिस पे हमने एक इंटरव्यू भी किया, उसमें आपने बताया कि सूचना मिली नहीं। ऑफ कोर्स उस पर आप अपील भी करेंगे, लेकिन फिर बैकलॉग में इतना है तो कुछ कहीं उसका रिजल्ट हो वो भी जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल। सीधा कोर्ट भी नहीं जा सकते क्या आप हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेंगे कि आप कमीशन क्यों नहीं गए। हम कमीशन जाते हैं तो आपने जैसे कहा कि उसमें हम लोग अपील में गए हैं, अब हम सेकंड अपील फाइल करेंगे उसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट अपील में तो कुछ हुआ नहीं, 30 दिन हो गए वेट करते हुए। अब सेकंड अपील में जाएंगे, वहां पे हमें 2 साल लग जाएंगे सूचना लेने में। तो फिर उसको तब तक क्या लगाएंगे? केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का तो केस खत्म हो जाएगा। जो हम उसका सूचना कोई निकालना मतलब चाह, नहीं। कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं देख सकती हूँ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज को ले, मैंने खुद भी आरटीआईज लगाए हैं। लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डीपीडीपी एक्ट एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न तो है ही, जो और वीक कर रहा है। अब जो आरटीआई जो इतना वीक हो गया, लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन हमें, या एज एन आर्ट एक्टिविस्ट, क्या है इसका फ्यूचर? देखिए पूनम, एक चीज तो बहुत साफ हो गई है, ग्लोबली आप देख लीजिए, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड हो रही है। और जहां पर भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नीचे आने लगता है, सूचना का अधिकार कानून पर प्रहार होता ही है। हम्म। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि सूचना के अधिकार कानून पे तो प्रहार है, साथ ही में जो सूचना मांग रहे हैं उन पर बहुत प्रहार है। 100 लोगों से ज्यादा की हत्या कर दी गई है पिछले 20 साल में, क्योंकि उन्होंने सूचना मांगी और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सपोज किया करप्शन को, रॉन्ग डूइंग को। और ये जो लोग थे, ये सब प्रोटेक्शन मांग रहे थे क्योंकि उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था।
लेकिन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून, जिसकी हमने इतनी मांग करी, इतना मुहिम चलाया, 2014 में वो पास हो गया कानून, आज तक लागू नहीं हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को समय नहीं मिला है अभी तक रूल्स बनाने का। तो लोग मारे जा रहे हैं लगातार, जो सूचना मांग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उजागर कर रहे हैं, लेकिन कानून अभी तक लागू नहीं हो रहा है। तो ये जो हालात हैं, ये हमारे देश में भी नजर आ रहा है कि सूचना के अधिकार कानून किसी भी हालत में सरकार नहीं चाहती कि इफेक्टिव हो, क्योंकि सूचना के अधिकार से जनता जो है वो सशक्त हो रही है, सरकार से सवाल पूछने में, सरकार को जवाबदेह बनाने में, जहां पर गलतियां हो रही हैं उसे उजागर करने में। और सरकार को लग रहा है कि ये कानून ही ना हो सही से चल रहा तो हमारी सिरदर्दी कम हो जाएगी, हमारी जो हम जो चाहेंगे वो हम कर पाएंगे बिना किसी सवाल के, बिना किसी अंकुश के। तो हम ये समझने की जरूरत है कि कानून ये जो है ये किसी भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब ये कानून आया था, ये सही बात है कि बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे थे कि कानून होना चाहिए, देश में बहुत सारे लोग जुड़े भी थे हम लोग के ये कानून आना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी रही। और उस समय पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली, जबकि यूपीए सरकार आई थी, उन्हें लग रहा था कि हम प्रोग्रेसिव कुछ काम करना चाहते हैं, लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, उन्होंने बात सुनी और वो ये कानून ले आए। लेकिन यूपीए ने भी 11 महीने बाद कोशिश करी कि इसको अमेंड कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि भाई लोग हमसे फाइल नोटिंग्स मांग रहे हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने कोशिश करी, पर ये जरूर था कि पहले जो सरकारें थी, जब लोग आवाज जोर से उठाते थे तो सरकार रुक जाती थी और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ उस कानून में जब तक ये मौजूदा सरकार नहीं आई। लेकिन पिछले 6 साल में ये जो दोनों अमेंडमेंट हुए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बावजूद हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि समझने की जरूरत है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सूचना का अधिकार बचाना होगा, और अगर सूचना का अधिकार बचाना है तो वो लोगों को ही सामने आना होगा। पूनम, देर इज नो शॉर्टकट इसके अंदर। लोग अगर इकट्ठे नहीं होते, ये मांग नहीं रखते, कानून नहीं आता, अगर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये कानून जिस तरीके का ताकतवर कानून है वो नहीं बनता। और अब अगर लोग इसके लिए नहीं बोलेंगे, इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कानून नहीं बचेगा। ये तो समझ में आता ही जा रहा है। हर तरह से आवाज उठाने की जरूरत है। आप आज ये प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत जरूरी है कि सब जगह पर ये डिस्कशंस हों, लोगों तक। ये कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि इस तरीके की अमेंडमेंट्स आ रही हैं, किस तरीके से पुशबैक हो रहा है आरटीआई पे, वैकेंसीज है कमीशंस के अंदर, ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है। तो लोगों को जानकारी पहुंचे, लोग इस पर मोबिलाइज हों, लोग इस पर आवाज उठाएं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, कोर्ट में इसको ले जाने की जरूरत है। और इस जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कमीशंस के अंदर वैकेंसीज हैं, उसके ऊपर तो हमने कोर्ट्स में दरवाजा खटखटा ही रखा है। वो तो केस की अब नेक्स्ट हियरिंग 27 अक्टूबर को लगी है, क्योंकि हमने फिर कोर्ट को याद दिलाया कि देखिए आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सारे कमिश्नर्स की नियुक्ति हो, अभी तक क्यों नहीं हो रही? और अब तो हेडलेस हो गया कमीशन। हमने ये कहा है कि बाकी झारखंड, बाकी सब जगह पे भी कमिश्नर्स की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही आपके कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के? तो अब कोर्ट ने 27 तारीख को फिर से हियरिंग करी है। उसी तरह से जो अमेंडमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाना जरूरी है, वो भी सिटीजन्स जाएंगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। बट पूनम, देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू पब्लिक प्रेशर। ये तो एक ऐसी चीज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री प्रेस, इन 3 चीजों से सारे विश्व की सरकारें डरती हैं, हमारी सरकारें भी डरती हैं, हमारी सरकार डरती है। तो वो अगर हमें चाहिए तो हमें बहुत जरूरी है कि आवाज उठानी पड़ेगी, वरना तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आवाज दबाना, फ्री प्रेस को कुचलना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसका यही विकल्प है कि हम सब लोग ये बात समझें और आवाज उठाएं और सरकार तक ये पहुंचाएं कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अ बैकस्लाइड। हम ये नहीं
टॉलरेट करेंगे कि सूचना के अधिकार को इस तरह से खत्म किया जाए। अंशली जी, आपने ये बहुत सही बात की कि पब्लिक मोबिलाइजेशन यानी कि जनता जागरूक हो तभी ये काम हो सकता है, बिकॉज अब तो और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड मेंशन कि जनता को भी नहीं पता कभी कभी कि आखिर वो करे क्या, ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो किसी तरह अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या सूचना के अधिकार को बचाने के लिए। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट या जहां भी आप अपनी इस चीज को स्प्रेड कर सके, पब्लिक कॉन्वर्सेशन में हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उनको भी अवेयर कराएं। अगर आप कोर्ट जा सकते हैं तो आप कोर्ट भी जाएं, बट अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है वो जरूर करें, ताकि सूचना का जो अधिकार है हमारा, हमारे हाथ से ना चला जाए। एंड आई थिंक अंजलि जी जैसे और कई सारे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं इस इशू से, और इनके कारण ही आज हमारे सामने इतने सारे करप्शन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो हाई प्रोफाइल मैटर है, आपके सामने है। और इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, एंड वो होपफुली नहीं, मैं कहूंगी जरूर जरूर चलता रहेगा। एंड डीपीडीपी एक्ट जो एक बहुत बड़ा इशू है हम सबके नजर में, जर्नलिज्म को भी वो इफेक्ट करेगा काफी हद तक, ना सिर्फ आरटीआई को, तो उस पर भी लड़ाई चल रही है। लेकिन देखना यह है कि सरकार इस सारी चीजों को कितना सुनती है। आई होप इट्स नॉट फॉलिंग इनटू डेफ ईयर्स अगर मैं बोलूं तो। अंजलि जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई रियली होप कि व्यूअर्स को भी समझ में आए कि आरटीआई का जो टूल है हमारे पास वो कितना अहम है, और उसको बचाने के लिए हमें हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पूनम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।